नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर आज नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, 1 फरवरी 2022 को हमारा देश का यूनियन बजट पेश हुआ था, जिसमें रेलवे का जो बजट है वो मैंने आपको बताया था। वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी तो देख लीजिएगा। उसमें एक बड़ा बात सामने आई थी कि मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल्स बनाने हैं रेलवे को, वो भी अगले 3 सालों के अंदर। कितने? 100। इनके बारे में मैंने अच्छे से समझा नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि उस वक्त इतनी इन्फॉर्मेशन उपलब्ध नहीं थी। अब क्योंकि सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है, तो रेलवे ने तो अब करके भी दिखा दिया है। देश का पहला मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल बनकर तैयार हो चुका है और उसका सक्सेसफुल उद्घाटन भी हो चुका है। इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं ये आपको समझाना चाहूँगा कि क्या होता है मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल्स और क्या ये हमारे देश की ग्रोथ में बहुत बड़ा प्रभाव डालने वाले हैं। अब भारत नया भारत बनने वाला है कि आने वाले सालों में। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो की बात यहीं से। दोस्तों, लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट को कम करना हमारे भारतीय रेलवे का बहुत बड़ा एम बन चुका है। इसी को देखते हुए उन्होंने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की स्पीड को इतना बढ़ा दिया है कि बहुत तेजी से वहाँ पर काम हो रहा है। आप लोग आए दिन देखते होंगे कि कितने सारे नए लोकोमोटिव जो कि फ्रेट के हैं, जैसे वैग 9 और वैग 12, ऐसे लोकोमोटिव की संख्या देश में बढ़ती ही चली जा रही है। क्यों? क्योंकि हमको फ्रेट को बहुत ही ज़्यादा सुगम तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना है, ये एम है। तो यही सब चीज़ें देखते हुए अब इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, क्योंकि हमारे पास लोको पावर तो है और वैगन्स भी हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी भी कमी है। डीएफसी अपने का काम कर ही रहा है, लेकिन अब कुछ ऐसे पार्क्स, ऐसे लॉजिस्टिक टर्मिनल्स बनाने की जरूरत है जो कि आपस में कनेक्टेड हो डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से। तो यही होता है मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल्स का मतलब, जहां पर डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लाइक वाटरवेज, जहां पे शिप्स वगैरह आते हो, पोर्ट, रोडवेज, सिंपल सी बात है, आपको पता ही है, ट्रक्स का आना जाना होता है रोड से, एयरवेज, एरोप्लेन्स के जरिए भी हम लोग लॉजिस्टिक्स का आदान प्रदान करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इनमें रेलवेज। क्यों? क्योंकि ये सब अगर मिलकर के एक जगह पर ही हमें उपलब्ध हो जाएंगे तो कनेक्टिविटी इतनी सुगम होगी कि हम बहुत ही आराम से लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट को कम कर पाएंगे। और इसमें रेलवे सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। कैसे? क्योंकि रेलवे अगर किसी पोर्ट से, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जैसे हमारे पोर्ट्स हो गए, उनसे अगर कनेक्टेड है, जो रेलवे पे जाएगा लॉजिस्टिक्स, उसकी कॉस्ट तो बड़ी कम होगी। आप लोग जानते ही हैं, रोड से कम खर्चा रेलवे में आता है, तो रोड का खर्चा बचा लेंगे। वो ट्रेन अगर किसी ऐसे स्थान पर उस लॉजिस्टिक्स को ले जाए जहां पर एक सेंट्रल पॉइंट हो और वहां से फिर वो रोड के द्वारा एक छोटी दूरी में उस जगह तक पहुंच जाए जहां पर आपका एंड यूजर खड़ा हुआ है, तो बहुत ही कम कॉस्ट में वो आदान प्रदान हो जाएगा, बजाय कि हम एक का यूज करें कई हजार किलोमीटर की दूरी तय करने में, जो कि बहुत महंगा पड़ता है। आप लोग जानते हैं पेट्रोल डीजल के दाम आगे आने वाले टाइम पर कितने बढ़ते ही चले जाएंगे। तो इसी के तहत हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक सपना देखा और एक नई पॉलिसी लाई गई, जिसमें एक जो स्कीम है वो है गति शक्ति स्कीम। दोस्तों, एक गति शक्ति जो प्रोजेक्ट है, ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा बूस्टअप करेगा आगे आने वाले टाइमों में। कई क्षेत्रों में इस प्रोजेक्ट के अलग अलग महत्व हैं। बाकी रेलवे और ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में अभी जो गति शक्ति प्रोजेक्ट है उसका मेन फोकस कार्गो टर्मिनल्स को बनाने में है। एक गति शक्ति कार्गो टर्मिनल पॉलिसी GCT 2021 के दिसंबर महीने में लाई गई थी और इस पॉलिसी के तहत पहला कार्गो टर्मिनल अब देश में बन चुका है। आगे उसकी दोबारा से बात करूंगा, उससे पहले हम और भी ज्यादा चीजें जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल जो है, इसके बारे में हमारे देश के जो रेलवे मिनिस्टर हैं और IT मिनिस्टर हैं, अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने बताया था दिसंबर 2021 के आसपास ही उनका भाषण आया था कि वे लोग 500 ऐसे कार्गो टर्मिनल बनाने जा रहे हैं देश में, लेकिन इनका वक्त ज्यादा है। फिलहाल बजट में अभी 3 साल में 100 बनाने की बात कही गई है और 500 बनने में लगभग 2030 तक का सरकार शायद मान के चले, मुझे ऐसा लगता है। और इसके लिए जो 500 बनाने हैं, इसके लिए लगभग 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट सरकार करेगी। और अभी 3 साल के अंदर 100 बनेंगे, उसका जो भी है वो इस बजट में एडजस्टमेंट हो चुका है, जो बजट अभी 2022 में आया था। उस वक्त रेलवे मिनिस्टर ने ये भी बताया कि देश की GDP का 13% अभी भी हमारा भारत लॉजिस्टिक्स कॉस्ट के लिए खर्च करता है, जो कि बहुत बड़ा हिस्सा है। इस खर्चे को वो कम करना चाहते हैं। जो लॉजिस्टिक्स की सप्लाई चेन है उसकी कॉस्ट जो है उसको कम करना चाहते हैं, जिससे कि हम लोग ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज कर पाएँ अपनी। और जो ये अभी देश में मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल बनाए जा रहे हैं, ये देश की आगे की 25 सालों की जो ग्रोथ होने जा रही है, नेक्स्ट 25 ईयर्स की,
उसका एक बेस तैयार करा जा रहा है, उन्होंने ये बताया। इनका एम क्या होगा? देखिए दोस्तों, इनका एम ये होने जा रहा है कि देश में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर माइनिंग होती है, जहाँ से कोयला आता है, कोयले की माइनिंग होती है, एल्यूमिनियम, बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस मेटल्स, इन जगहों पर हमको रेलवे की कनेक्टिविटी को बढ़ाना है ताकि बहुत ही अच्छे से रॉ मटेरियल को कम कॉस्ट में एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। ये इनका एम है। जब देश में कोयले की आपूर्ति में कमी आई थी पिछले साल के आखिरी में, तब रेलवे ही था जिसने कोयले को बहुत ही अच्छे से पहुंचाया उन सभी पावर स्टेशन तक। चाहे हमारे पास भले ही कम पड़ा हो, लेकिन रेलवे ने कोई भी कमी नहीं करी। रेलवे ने बहुत अच्छी स्पीड से कोयले को पावर स्टेशन तक पहुंचाया। तो आज उसी से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी खबर यह है कि मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल बनाया गया है देश का पहला, आसनसोल डिवीजन के अंदर। 10 मार्च को डीआरएम आसनसोल ने मैथन पावर लिमिटेड करके जो कंपनी है उसके अधिकारियों के साथ इसकी शुरुआत करी। अब ये पावर लिमिटेड कंपनी जो है ना, ये कैसे रिलेटेड है दोस्तों? वहाँ पर ये एक पावर स्टेशन है। इस पावर स्टेशन में रेलवे की कनेक्टिविटी को दिया गया है डायरेक्ट अंदर तक। पहले इस पावर स्टेशन में जो कोयले से बिजली बनती थी, उसका जो कोयला था वो रोडवेज के द्वारा लाया जाता था। अब ये कोयला सीधा फ्रेट ट्रेन के द्वारा इनके पावर स्टेशन तक पहुंचेगा। 2011 में दोस्तों मैथन पावर लिमिटेड में बिजली का उत्पादन शुरू हुआ था और अब जाकर के यहाँ पर रेलवे की कनेक्टिविटी मिल गई है। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि 120 कोयला मालगाड़ियाँ एक महीने में यहाँ तक आ जाएंगी और इस वजह से रेलवे को 11 करोड़ रुपए का रेवेन्यू होगा पर मंथ। और इससे आप समझ सकते हैं कि रेलवे कितना प्रॉफिटेबल हो सकता है नेट प्रॉफिट में। दोस्तों, ये पावर स्टेशन थापर नगर औद्योगिक क्षेत्र में है। यहाँ पर खनन क्षेत्र भी बहुत ही नज़दीक पड़ता है। तो यहाँ पर जो ये साइडिंग की व्यवस्था रेलवे ने कर दी है अब, तो आसपास का खनन क्षेत्र भी इससे जुड़ जाएगा और लाभान्वित होगा। तो दोस्तों, कुछ इसी तरीके के और भी क्षेत्र हैं, चाहे डिफेंस का क्षेत्र हो। हमें बॉर्डर एरिया में रेलवे और रोड की कनेक्टिविटी बढ़ानी ही बढ़ानी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमको सप्लाई करने हैं कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स जो कि हमारे आर्मी के लिए ज़रूरी है। वैसे ही डिफेंस के क्षेत्र के साथ अब कुछ इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉनिक हब, जैसे कि आप दिल्ली एनसीआर में कह सकते हैं, तो उन फैक्ट्रीज तक के जो रॉ मटेरियल हैं वो रेलवे के द्वारा आए हैं। तो यहाँ पर भी एक टर्मिनल ज़रूर बनेगा। ऐसी बातें अभी जो हो रही हैं वो बहुत जल्दी रियलिटी में उतरने वाली हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे ऐसे हर हब को जोड़ेंगे रेलवे से, क्योंकि रेलवे जुड़ा हुआ है पोर्ट से, एयरवेज से और रोडवेज से। कनेक्टिविटी जितनी आसान होगी उतना ज़्यादा हमारा रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम होगी और जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसकी एमआरपी में ऑटोमेटिकली कमी आ ही जाएगी और हम लोग ज़्यादा कमाएंगे बल्कि कम खर्च करके। यही तो हमको चाहिए, जिससे कि हमारी जीडीपी में ग्रोथ हो, ओवरऑल देश की ग्रोथ हो। और जल्द ही डीएफसी इस प्रोजेक्ट की रीढ़ की हड्डी होने जा रहा है, ये हम लोग सब जानते ही हैं। इस तरीके से नॉर्थ में, वेस्टर्न में और अब साउथ में भी डीएफसी अपना ट्रैक बिछाने जा रहा है। वो दिन दूर नहीं जिस दिन रेलवे बहुत ही ज़्यादा आसान कर देगा लॉजिस्टिक्स के ट्रांसपोर्टेशन को और लोग बहुत आसानी से अपने लॉजिस्टिक्स को ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। भारत माता की जय।